कल की क्लास में रेवेन्यू डेफिसिट पढ़ा दिया था आपको। यहाँ देखो, कल पूरा चैप्टर भी आपको शुरू से एंड तक रिकॉल कराया था। आज सीधा नया पढ़ते हैं फटाफट। मैंने कल आपको पहला डेफिसिट पढ़ाया जिसका नाम था रेवेन्यू डेफिसिट। क्या नाम था? इसका मतलब होता है व्हेन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर मोर देन रेवेन्यू रिसिप्ट। इस डेफिसिट से खराब कुछ नहीं हो सकता किसी भी इकोनॉमी के लिए, क्योंकि आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करने में ही अपनी रेवेन्यू रिसिप्ट तबाह कर दी, खत्म कर दी, डिस्ट्रॉय कर दी, ऐसा बोलूँगा। अगर कोई आपसे एक वर्ड में पूछे एग्जाम में कि ये डेफिसिट क्या इम्प्लाई करता है, व्हाट डज इट इम्प्लाई, एक वर्ड में पूछे तो आप बोलोगे डिस सेविंग। क्या बोलाएगा? क्या बोलोगे? सॉरी, डिस सेविंग। क्या बोलोगे? फिर थोड़ा ज़्यादा 3 नंबर में पूछे तो बोलोगे कि ये डेफिसिट ये बताता है कि गवर्नमेंट ने अपनी रेवेन्यू रिसिप्ट को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ही एग्जॉस्ट कर दिया और कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के लिए कुछ भी नहीं बचाया। और रेवेन्यू रिसिप्ट ऐसी रिसिप्ट होती है जिसमें हमने टैक्स रेवेन्यू भी आते हैं और नॉन टैक्स रेवेन्यू भी आते हैं। टैक्स रेवेन्यू में हमारा डायरेक्ट टैक्स भी आता है और इनडायरेक्ट टैक्स भी आता है। आता है कि नहीं आता है? नॉन टैक्स रेवेन्यू में 6 आइटम आती है। ये 6 प्लस ये 2, 8 मोटी मोटी रिसिप्ट आती है इधर। 8 मोटी मोटी रिसिप्ट, बड़ी बड़ी रिसिप्ट। 2 दिन बाद जब रियलिस्टिक बजट सैटरडे को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे अपन, तो उसमें बताऊंगा कि रेवेन्यू रिसिप्ट में कितना पैसा कलेक्ट होता है गवर्नमेंट के पास। और वो पूरी के पूरी रेवेन्यू रिसिप्ट, पहाड़ जैसी रेवेन्यू रिसिप्ट आपने कहाँ खत्म कर दी? रेवेन्यू एक्सपेंड। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होते हैं जिससे ना तो एसेट बढ़ती है ना लाइबिलिटी कम होती है। नाइदर नॉर। यहाँ एसेट बढ़ी भी नहीं और लाइबिलिटी कम भी नहीं हुई। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में पूरा खर्चा कर दिया और पूरी के पूरी रेवेन्यू रिसिप्ट यहीं पर डिस्ट्रॉय कर दी। बुरी हालत। और हमारे लिए खुशी की बात कि हमारे देश में कभी भी ये डेफिसिट नहीं आता। किस देश में आता है? जहां रेवेन्यू रिसिप्ट शॉर्ट होती है। जहां रेवेन्यू रिसिप्ट, और कोई अगर आपसे इससे भी आगे जाके पूछे कि रेवेन्यू रिसिप्ट किन देशों में शॉर्ट होती है, तो बोलोगे जहां डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन बहुत लो होता है। अभी गल्फ कंट्रीज की कल बात कर रहे थे हम लोग कि जैसे मैंने बताया था, दुबई में पहली बार ही 5% वेट लगा तो उसमें बवाल मच गया वहाँ। तो कतर, दुबई, इराक, ईरान, वेनेजुएला, कुवैत, ये कुछ ऐसे देश है जहाँ पे शायद ये डेफिसिट आए, लेकिन वहाँ तो कभी आता ही नहीं होगा, क्योंकि वहाँ कभी ऐसा होता ही नहीं होगा कि उनकी रेवेन्यू रिसिप्ट कम पड़े। भले टैक्स नहीं है वहाँ, लेकिन उनका नॉन टैक्स से बहुत सारा कलेक्शन, खदाने ही खदाने, तेल ही तेल है, खूब पैसा, अंधी पैसा, ठीक है, इतना पैसा है। तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स उनके पास दूसरी जगह से आ जाती होगी और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उनके ज़्यादा होते भी नहीं होंगे। छोटा देश है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वैसे ही कम होंगे। आज हमारे देश के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किससे ज़्यादा होते हैं? सैलरी से, गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी। और कहाँ से होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? डिफेंस पे खर्च करते हैं। और कहाँ होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? इंटरेस्ट देते हैं, दुनिया भर से लोन ले रखे हमने। तो सैलरी, इंटरेस्ट और डिफेंस, 3 जगह हम सबसे ज़्यादा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करते हैं। अब जिन देशों की मैं बात कर रहा हूँ वो इन 3 जगह पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी कम ही करते होंगे। देश छोटा तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय कम, सैलरी कम, डिफेंस का बजट भी कम होगा। हमारे देश जितनी आर्मी थोड़ी होगी इनकी। वॉर अगर होते भी होंगे तो इतनी बड़ी आर्मी नहीं होगी इनकी। हमारी दूसरे तीसरे नंबर की सबसे बड़ी आर्मी है हमारी, ठीक है। डिफेंस पे भी कम ही खर्चा होता होगा। और फिर इंटरेस्ट पे तो बिल्कुल ही कम होता होगा, क्योंकि ये देशों ने किसी से लोन वोन नहीं ले रखा होगा। तो ये डेफिसिट तो तुम्हें कहाँ देखने को मिलेगा? फिर वो देश भी बता दिए मैंने, गल्फ वाले, इंडिया में भी नहीं होता ये। तो ये तुम्हें मिलेगा जिम्बाब्वे हो गया, फिलीपींस हो गया, ठीक है, और सोमालिया हो गया, अफ़गानिस्तान में शायद हो सकता है ये डेफिसिट, जहाँ का टैक्स कलेक्शन भी लो है, रेवेन्यू रिसिप्ट भी लो है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हाई है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हाई, रेवेन्यू रिसिप्ट लो। तो कौन सा डेफिसिट पैदा होगा? रेवेन्यू डेफिसिट। बड़े आगे, यहाँ तक कल बात करी थी, एक बार फिर बोल रहा हूँ। इसका इम्प्लीकेशन आए तो क्या बोलोगे? इसका इम्प्लीकेशन क्या बोलोगे? सरकार लापरवाह है, लापरवाह। वो रेवेन्यू रिसिप्ट को रेवेन्यू खर्चों में तबाह कर देती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में सोचती। फिर जब उनसे पूछा जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ से करोगे, तो वो गवर्नमेंट बोलती है लोन लेकर करेंगे। और क्या बचा फिर रास्ता? अगर रेवेन्यू रिसिप्ट शॉर्ट पड़ गई तो क्या करोगे? कैपिटल रिसिप्ट। और कैपिटल रिसिप्ट में या तो एसेट बेचोगे या लोन लाओगे।
तो इसका मतलब आपकी सरकार लापरवाह है, डिस सेविंग कर रही है। वो एक सेक्टर की इनकम को दूसरे सेक्टर में कंट्रीब्यूट करने की बजाय वहीं पे ख़त्म कर देती है पूरी। रेवेन्यू रिसिप्ट का उनका मतलब होता है बस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर दो रेवेन्यू रिसिप्ट से, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए कुछ सेव करके नहीं रखा, डिस सेविंग। आज दूसरा डेफिसिट पढ़ाता हूँ जो भारत में देखने को मिलेगा, इसका नाम है फिस्कल डेफिसिट। कौन सा है? और इसी से जुड़ा हुआ तीसरा है प्राइमरी डेफिसिट। आज इन दोनों की बात करेंगे, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना बेटा। फिस्कल डेफिसिट, मैंने यहाँ रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल, सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट ली थी। आज मैं यहाँ पे पूरे एक्सपेंडिचर ले लेता हूँ, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, सारे ले लो अब तो, लेकिन एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। सिर्फ बोरोइंग मत लो, बाकी सारी रिसिप्ट ले लो। एक्सपेंडिचर तो सारे ही ले लो। जब मैं सारे बोल रहा हूं तो कैपिटल एक्सपेंडिचर भी ले लो और सारे खर्चे, और जब मैं टोटल रिसिप्ट बोल रहा हूं तो रेवेन्यू रिसिप्ट भी ले लो और सारी रिसिप्ट ले लो, सारे खर्चे ले लो। फिर देखो कितना शॉर्टफॉल आ रहा है, और वो कहलाएगा फिस्कल। लेकिन सारी रिसिप्ट में सिर्फ बोरोइंग मत लो। इसलिए मत लो क्योंकि पहले ये देखो कि खुद के पैसे से कितने खर्चे हम कर पाते हैं। बोरोइंग की ज़रूरत तो पड़ेगी हमें, लेकिन वो हम बाद में लेंगे। तो फिस्कल डेफिसिट एकदम अच्छा पैमाना है ये जज करने का कि कितना शॉर्टफॉल आ रहा है। पहले से बोरोइंग मत करो, करनी तो पड़ेगी। देखो हमारे देश में आज तक जब भी बजट आया है हमने बोरोइंग भी करी है उस बजट में, और बताया है बाकायदा कि इतना बोरो करना पड़ेगा, और हर साल करते भी है। 91 में तो ऐसी हालत थी कि उस समय हमने वर्ल्ड बैंक से इतना बड़ा अमाउंट बोरो किया था कि आज तक उसका सिर्फ ब्याज चुका रहे हम। अमाउंट तो कितना था वो पता ही नहीं हमें, ब्याज चुकाने में हम लोगों की हालत ख़राब हो जाती है। इतना बोरोइंग हमने उस समय किया था, ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज दिए जा रहे हैं हम। बहुत इकनॉमी तबाह हो जाती है ये ब्याज से, ठीक है। तो हम लोग पहले बोरोइंग को हटाकर देखेंगे रिसिप्ट कितनी है। अच्छा, बोरोइंग को हटाऊंगा तो रेवेन्यू रिसिप्ट तो सारी आ गई, और कैपिटल रिसिप्ट में दो चीज़ें होती थी, या तो वो एसेट को कम करेगी या लायबिलिटी को बढ़ाएगी। लायबिलिटी को बढ़ाएगी तो बोरोइंग हो जाएगी, तो वो बोरोइंग को भी साइड में ले लो और बाकी सबको कंसीडर कर लो। हाँ, लेकिन वो स्मॉल सेविंग बताया था आपको, एनएससी बताया था, प्रोविडेंट फंड, वो सब ले लो। डिसइन्वेस्टमेंट बताया था वो भी ले लो, रिकवरी ऑफ लोन बताया था वो भी ले लो। बस पहले नंबर पे बताया था मार्केट बोरोइंग और अदर बोरोइंग, वो मत लो अभी। बोरोइंग को हटा के देखो कितना फंड हो रहा है हमारे पास। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझिए, बोरोइंग को हटाकर ये हो रहा है 500 करोड़ सपोज, और ये सारे खर्चे हो रहे हैं 600 करोड़, तो फिस्कल डेफिसिट कितना होगा मेरे बच्चों? 100 करोड़। कितना होगा? 100 करोड़। अब ये समझ में आया फिस्कल डेफिसिट। ये फिस्कल डेफिसिट, इसका इंप्लीकेशन था डिस सेविंग। इसका इंप्लीकेशन क्या है? कोई आपसे पूछे फिस्कल डेफिसिट क्या बताता है आपको, तो इसका एक वर्ड में आंसर दोगे बोरोइंग। कोई आपसे पूछे फिस्कल डेफिसिट की भरपाई कहां से होगी? बोरोइंग से। रेवेन्यू डेफिसिट की भरपाई तो फिर भी कैपिटल रिसिप्ट से हो जाएगी, लेकिन यहां तो हमने कैपिटल रिसिप्ट भी यूज कर ली, खर्चे भी सारे ले लिए, कैपिटल खर्चे, रेवेन्यू खर्चे सब ले लिए, रिसिप्ट भी हमने सारी ले ली। अब सारे खर्चे का देखा हमने 600 करोड़, सारी रिसिप्ट 500 करोड़, 600 में से 500 को 100 करोड़ का भी शॉर्टफॉल है। ये 100 करोड़ कहलाता है फिस्कल डेफिसिट, और ये 100 करोड़ की भरपाई कहां से होगी? बोरोइंग। बोरोइंग कहां से करेंगे हम? बोरोइंग कहां से करेंगे? सबसे पहले आरबीआई से, कमर्शियल बैंक से, वर्ल्ड बैंक से, पब्लिक से, जहां से कर सकते हैं सब जगह से करेंगे। फिस्कल डेफिसिट के बारे में इंडियन इकोनॉमी की एक खास बात बताता हूं तुम्हें। 91 में जब हमारे हालत ख़राब हुए, उसके बाद से आरबीआई ने हमारे ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन लगाई कि आप इस तरीके से एक्सपेंडिचर करते हो, रिसिप्ट होती नहीं है, फिर बोरोइंग करते जाते हो, तो इससे बोरोइंग का बर्डन बढ़ता है और इकोनॉमी हमारी खड्डे में चली जाती है। एक तो हमारे देश का सिस्टम क्या है कि देश जो लोग चलाते हैं वो इन सब चीज़ों में समझते नहीं हैं, और जो इन सब चीज़ों में समझते हैं वो देश चलाते नहीं हैं। जैसे इन सारे आंकड़ों का खेल कौन समझता है? आरबीआई। उन्हें तो हम चुन के लाते नहीं हैं, वो तो बेचारे बैठे। जिन्हें हम चुन के लाते हैं उनमें से अगर मैं ऐसा बोलूं कि 540 लोकसभा के एमपी है, उनमें से 140 को अगर अपन हटा ले तो
400 तो ऐसे होंगे जिनको फिस्कल डेफिसिट वर्ड का भी मतलब नहीं पता होगा, आगे तो तुम सब छोड़ो, उसे सिर्फ इतना बोल दो व्हाट डू यू मीन बाय फिस्कल डेफिसिट, आई थिंक दे डिडंट नो इट, ठीक है। वो सब लोग बजट लाते हैं, चलाते हैं, तो विडंबना क्या हो जाती है हमारे देश की कि ये लोग अंधी वाला बजट ले आते हैं, खर्चे वर्चे खूब दिखा देते हैं, चुनाव आते हैं तो लोगों को लुभाने के लिए हम ये बनाएंगे वो करेंगे, रिसिप्ट कम भी रह जाती है तो भी एक्सपेंडिचर में कोई कमी नहीं छोड़ते, और बाद में बोलते हैं ये एक्सपेंडिचर को मीट आउट करने के लिए बोरोइंग कर लेंगे। बोरोइंग करने के बाद अगर मेरी सरकार वापस आई, ठीक है, तो फिर जो टैक्स का कलेक्शन आएगा उससे बोरोइंग को चुकाता रहूँगा जितना चुकेगा, और मेरी सरकार वापस नहीं आई तो मैंने तो बजट में अनाउंसमेंट कर ही दिया है, अब वो देखेगा आकर कि उसे ये सब करना है कि नहीं करना। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो हमारा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसने फिस्कल डेफिसिट पे लगाम लगाने के लिए भारत सरकार को ये कहा, ध्यान देना इधर बेटा पुनीत, भारत सरकार को ये कहा कि आप जब भी बजट लेकर आओ तो मेक श्योर योर फिस्कल डेफिसिट कैन नेवर एक्सीड 5% ऑफ जीडीपी इन एनी केस। आपका फिस्कल डेफिसिट जीडीपी के 5% ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ये जीडीपी के 5% ज़्यादा है तो मतलब बोरोइंग है वो, तो वो हमारी इकोनॉमी के लिए डेंजरस डिस्टर्बेंस पैदा करेगा। क्या पैदा करेगा? जैसे मुझे जज करना है ये 100 करोड़ ज़्यादा है कि कम है, तो मैं पहले देश का जीडीपी देखूंगा। सपोज करो हमारे देश का जीडीपी है 5000 करोड़, कितना? इसका 5% निकालो, इसका 5% 250 करोड़। यहाँ तक फिस्कल डेफिसिट रहा तो ठीक है, कितना है हमारा? तो हम अंडर कंट्रोल है। क्या है? तो 5% हमने अपर लिमिट सेट कर रखी है। अब क्योंकि आरबीआई ने कहा है, वो तो समझते हैं आंकड़ों को, तो अब हमारी सरकार थोड़ी समझदार हुई और वो लोग आरबीआई की इस डायरेक्शन को हमेशा फॉलो करती है, और ये अच्छी बात है। पिछले 20-21 में कोरोना की वजह से हम इस 5% को काफ़ी एक्सीड कर गए थे, 15% हो गया था हमारा फिस्कल डेफिसिट, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारा तो भंटा ढार हो गया था 20 में। तो धीरे धीरे हमने रिकवरी करी। इस साल के बजट में हमने इसको 5% से कम ही रखा है, 4% है हमारा फिस्कल डेफिसिट। किसके परसेंटेज में? जीडीपी के परसेंटेज। आप इन दोनों चीज़ को समझो, ये आता कैसे है और इसका पैमाना किससे है। ये आएगा तो अपने आप नेचुरल, एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाएंगे, रिसिप्ट कम हो जाएगी तो डेफिसिट आ जाएगा। नाउ वी हैव टू जज कि ये डेफिसिट अच्छा है कि बुरा है, कंट्रोल में है कि कंट्रोल के बाहर जा चुका है। तो उसको जज करने के लिए जीडीपी का 5% निकालो। जीडीपी का 5% जो भी आया, अगर आपका डेफिसिट उससे ज़्यादा है तो आपकी इकोनॉमी में डेंजरस डिस्टर्बेंस पैदा हो रहे हैं, रोको इसे। और अगर उससे कम है 5% के तो फिर बढ़िया बात है, हम कंट्रोल में है। क्या ये बात समझ में आई आपको? पक्का सबको समझ में आई? ठीक है। आप लोगों के साथ एक संयम की कहानी शेयर करता हूँ मैं, कल की। बड़ी अच्छी बात संयम ने बताई मुझे कल। पढ़ाई लिखाई का महत्व बताता हूँ मैं आपको। मैं आपको एक बार कैपिटल रिसिप्ट पढ़ाते वक्त एनएससी के बारे में बता रहा था। संयम ने इसके पापा से पूछा, पापा आप एनएससी खरीदते हो नहीं खरीदते? इसके पापा इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करते हैं। इसके पापा ने बोला क्या होती है ये? इससे कहा सर ने बताया एनएससी खरीदने से इनकम टैक्स में 1.5 लाख तक का डिडक्शन मिलता है और अपना टैक्स माफ़ हो जाता है। इसके पापा मेरे को तो कुछ ऐसा आइडिया नहीं है। इसके पापा जिस सीए से रिटर्न भरवाते थे उनको फ़ोन किया और बोला आपने मेरे को कभी बताया नहीं कि ये एनएससी खरीदने पे डिडक्शन वगैरह मिलता है। तो इसके सीए ने कहा, उनके सीए ने, कि आपने कभी पूछा नहीं। तो इसके पापा ने कहा ऐसी कोई चीज़ होती है? तो उसने कहा हाँ होती तो है। अब जब ये पापा इसके खरीदेंगे तो सीधे सीधे लाख रुपए की भी एनएससी वो खरीदते हैं तो 30% का वेव ऑफ हो जाएगा टैक्स। 30,000 रुपये इसने सिर्फ मेरे एक लेक्चर से बचा लिए। हमारे देश में इग्नोरेंस बहुत है, बहुत। कितनी सारी चीज़ों का तो हमें आइडिया ही नहीं होता कि क्या है। ठीक है, लिटरेसी रेशो कम है ना हमारा, कितने सारे बेनिफिट हम लोग वेव ऑफ कर देते हैं। इसके जैसा एक केस मेरे दोस्त के साथ हुआ था, शायद बताया था मैंने पहले तुम्हें कभी। वो बिज़नेस में नया नया लगा था, बैंकॉक का टूर खुलता था उसको, थाईलैंड का सॉरी। तो वो मेल ही चेक नहीं करते थे उसके पापा। जब उसने वो बैठने लगा दुकान पे, उसने मेल चेक किया तो पता चला मैं इतना ज़्यादा सेल करता हूँ तो मेरे को एक बैंकॉक की ट्रिप खुली है। ठीक है, वो गया घूमने और ऐसी ट्रिप उसे 3-4 सालों से कंटिन्यू खुल रही थी।
लेकिन उसके पिताजी कभी चेक ही नहीं करते थे कि ये सब चीज़ भी होती है, ठीक है। तो बहुत काम की चीज़ें होती है कई बार जो हमारे सामने निकल कर आती है, हम लोगों को सुनना चाहिए। कॉमर्स की जितनी भी पढ़ाई है ना, मैं तुम्हें पहले भी बोलता हूँ, सिर्फ एग्ज़ाम पास करने के लिए नहीं है, पूरी चीज़ चलती ही कॉमर्स से है। ये बजट लिखने वाला बैकग्राउंड किसका होगा? कॉमर्स बैकग्राउंड का होना चाहिए। देखो, नेता होगा तो कुछ कह नहीं सकते, हो ना हो अलग बात है। आप समझ रहे हो इसको होना, तो वो किस बैकग्राउंड का चाहिए? समझ में आना चाहिए उसे फिस्कल डेफिसिट क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, कैपिटल रिसिप्ट क्या है, पूरे देश की इकोनॉमी को चलाने वाला, ठीक है। अभी ये दोनों वहाँ बैठे हुए थे, तो एक किसी इडियट ने किसी बच्चे को कहा होगा कॉमर्स का कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है, बेकार होता है, बेकार स्ट्रीम है, ठीक है। खैर, ठीक है, सबसे बेकार तो नहीं कहूँगा, ये कहूँगा सबसे अंडररेटेड स्ट्रीम है कॉमर्स। करते सब है कॉमर्स के बच्चे, लेकिन आप उसको कभी उतनी प्रिविलेज नहीं मिलेगी जितनी मिलनी चाहिए। सबसे अंडररेटेड स्ट्रीम है, ठीक है। चलाते कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी का पीछे देख लो तुम, ठीक है, उसके फाइनेंशियल्स कौन हैंडल करता होगा? ठीक है, कॉमर्स का ही बंदा हो। इकोनॉमी के फाइनेंशियल्स कौन हैंडल करता होगा? ठीक है, और हिसाब किताब के बिना कुछ भी नहीं चल सकता। तो फिस्कल डेफिसिट हमारा कितना होना चाहिए बच्चों? जीडीपी का 5% मैक्सिमम। अब ऐसा नहीं इतना ही होना चाहिए, इससे कम ही रखो, 3 रखो, 3.5 रखो, ज़्यादा मत करो। आज सुबह आरबीआई की रिपोर्ट पढ़ रहा था, उन्होंने 5 स्टेट के ऊपर कमेंट किया कि इंडिया में 5 स्टेट ऐसे हैं, आज सुबह की बात बता रहा हूँ, कि जो हमारी गाइडलाइंस को ढंग से फॉलो नहीं कर रहे, जिनका फिस्कल डेफिसिट बहुत बढ़ता जा रहा है। ये मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, स्टेट बजट नहीं पढ़ा रहा हूँ, यूनियन बजट पढ़ा रहा हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट तो आरबीआई की बात बराबर सुनता है, तो सेंट्रल लेवल पे तो हम 5% से कम ही रखते हैं, लेकिन ऐसी गाइडलाइन आरबीआई स्टेट गवर्नमेंट को भी देता है जब वो स्टेट बजट लाते हैं, कि आप भी जब अपने स्टेट का बजट लाओ, राजस्थान सरकार अपना बजट लाए, तो वो भी आरबीआई को फॉलो करे। तो आरबीआई उनके लिए भी निर्देश देता है, डायरेक्शंस देता है। तो 5 स्टेट का उन्होंने नाम लेकर कहा कि ये 5 स्टेट अच्छा काम नहीं कर रहे, इनका फिस्कल डेफिसिट बढ़ता जा रहा है। राजस्थान उसमें था, पंजाब था, वेस्ट बंगाल था, ठीक है, मध्य प्रदेश था और उड़ीसा था। ये 5 स्टेट के नाम उन्होंने आज लिए कि जिनके फिस्कल डेफिसिट बढ़ते जा रहे हैं। पंजाब का फिस्कल डेफिसिट तो पंजाब की जीडीपी का 60% हो गया है। इतने खर्चे ज़्यादा कर चुका है पंजाब, और रिसिप्ट इतनी कम है कि पंजाब का जीडीपी देखिए उनकी इकोनॉमी का, तो वो फिस्कल डेफिसिट कितना कर चुका है? 60%। बोरोइंग बहुत है उसकी, इतनी बोरोइंग नहीं हो, क्योंकि देखो फिस्कल डेफिसिट की भरपाई किससे होगी समझ लो। फिस्कल डेफिसिट करना बुरा नहीं है। कोई सरकार ये कहती है अरे डेफिसिट ही तो आया है, घर पे थोड़ी ले जा रहे हैं पैसे। डेफिसिट का मतलब क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, पब्लिक पे ही तो खर्च कर रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं पब्लिक को, इलेक्ट्रिसिटी फिर फ्री कर रहे हैं, ठीक है। अरे भाई सरप्लस में हो तो सब कुछ करो ना। डेफिसिट करके, बोरोइंग करके इकोनॉमी को गड्ढे में डालने का क्या मतलब है? तुम तो करके चले जाओगे, ठीक है। ये सारे भरपाई कौन करेगा? जो पावर में होता है ना, वो ये सब चीज़ें सोचता नहीं है, वो तो ये सोचता है करते जाओ, 5 साल बाद सरकार वैसे ही चेंज होगी, ठीक है। जिसकी ये मेंटेलिटी आ जाएगी ना, वो इकोनॉमी को बहुत पीछे ले जाएगा। हमें हमेशा फ्यूचरिस्टिक होकर सोचना पड़ेगा। एक चैप्टर बचपन में सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ाया जाता था, आज भी है तुम्हें इंडियन इको में, ठीक है, बहुत काम का चैप्टर। हमेशा हर बार कभी भी कोई भी चीज़ का ध्यान रखो, हमेशा कोई भी स्टेप लो तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारे दिमाग में होना चाहिए कि हम तो कर देंगे ये सब चीज़ें। अब ये बोरोइंग 60% बोरोइंग, पंजाब का स्टेट पूरा गिरवी रखना पड़ेगा इसे चुकाने के लिए। कैसे चुकाओगे? ठीक है, इतना कितना इन्वेस्टमेंट आएगा, कब ये बोरोइंग चुकेगी? ये सब चीज़ तो हम सोचते ही नहीं। अब हमने बोरोइंग चुकाने के बारे में सोचना ही बंद कर दिया है। हमें लगता है ऐसे ही अब एक दिन क़यामत आ जाएगी, सब वैसे भी धरती नष्ट हो जाएगी, सबको ऊपर जाना ही है, सब चीज़ें वैसे भी चुकाना नहीं है, ठीक है। ये सब लाल डायरी में लिखते जाओ, ठीक है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसे बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। 3-4 बातें बताई मैंने, वो सबको एक बाद एक रिपीट कर रहा हूँ, फिर रीड करूँगा, मेरी तरफ देखिएगा। जब सरकार के टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रिसिप्ट से ज़्यादा हो, उसे फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। टोटल रिसिप्ट में बोरोइंग नहीं लेनी है, बोरोइंग नहीं लेनी है टोटल रिसिप्ट में। तीसरा, फिस्कल डेफिसिट जीडीपी के 5% ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
अगर वो जीडीपी के 5% ज़्यादा है तो इकोनॉमी में डेंजर डिस्टर्बेंस पैदा होंगे। फिस्कल डेफिसिट की भरपाई बोरोइंग से की जाएगी, और बोरोइंग कहाँ कहाँ से करेंगे? आरबीआई से, कमर्शियल बैंक से, वर्ल्ड बैंक से, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से, आईएमएफ से, पब्लिक से, यहाँ से हम बोरोइंग करके इसको मीट आउट करेंगे। हाँ ठीक है मेरे बच्चों, ये सारी बात हुई किसके बारे में? फिस्कल डेफिसिट। एक बार प्यार से रीड करो, रेवेन्यू डेफिसिट कल रीड कर लिया था। फिस्कल डेफिसिट रिफर्स टू द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसिप्ट। ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रिसिप्ट से ज़्यादा होता है। ये चीज़ को पीछे फॉर्मूला की फॉर्म में लिखा है, फॉर्मूला फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला देखो। टोटल एक्सपेंडिचर ब्रैकेट में, टोटल एक्सपेंडिचर में क्या क्या आएगा? कैपिटल, और उसमें से माइनस कर देना रेवेन्यू रिसिप्ट, और मतलब टोटल रिसिप्ट, लेकिन उसमें क्या मत लेना? एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। लिखा हुआ है, अंडरलाइन कर लेना इसको। दे दो बेटा चिन्नू। आगे इंप्लीकेशन बड़ी कमाल की है इसकी, सुनते जाना बराबर। द फिस्कल डेफिसिट हैव टू बी फाइनेंस थ्रू बोरोइंग। फिस्कल डेफिसिट इंप्लाइज, अंडरलाइन, फिस्कल डेफिसिट इंप्लाइज टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल सोर्सेज। इट शो द एक्सटेंट ऑफ डिपेंडेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑन बोरोइंग। ये बताता है कि सरकार किस हद तक बोरोइंग पे निर्भर है। क्या बताता है? सरकार किस हद तक बोरोइंग पे निर्भर है। इफ फिस्कल डेफिसिट, बोल्ड कर रखा है वैसे ही, इफ फिस्कल डेफिसिट एक्सीड 5% ऑफ जीडीपी, अगर ये 5% ज़्यादा है, देन इट वुड क्रिएट अ बिग ट्रबल फॉर इकोनॉमी एंड गवर्नमेंट शुड लुक फॉरवर्ड टू रिड्यूस दिस फिस्कल। अगर ये जीडीपी के 5% से ज़्यादा है तो ये बताता है कि हमारी सरकार बहुत खतरे में है, डेंजरस डिस्टर्बेंस कभी भी पैदा, और हमें अब इस फिस्कल डेफिसिट को कम करने के लिए स्टेप्स लेने पड़ेंगे। ठीक है, अब जैसे पलक बेटा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया कि इंडिया का फिस्कल डेफिसिट जीडीपी के 7% ज़्यादा हो चुका है। 7%, 7%। नाउ यू आर अ फाइनेंस मिनिस्टर, या तू फाइनेंस मिनिस्टर की टीम में है। What measures will you take to reduce fiscal deficit? सबसे पहले तो जो सबसे ज़्यादा बेकाम के जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं ना, उनको कम करेंगे। जैसे कि आपके सर आपने एक एग्जाम्पल दिया था कि स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाएंगे। हाँ, ये लिखना मत, लेकिन मोदी जी मारेंगे, उन्होंने बनाया है ये। ठीक है, तो ऐसे हाँ। पलक ने कहा सबसे पहले तो जो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर्स हैं उनको कम करेंगे। जैसे एक आपने कल बताया था कि स्टैचू ऑफ यूनिटी बना दिया 3500 करोड़ का। ठीक है, लेकिन ये लिखना मत है ना, एक रूल होता है, जो गवर्नमेंट अभी पावर में है उनके बारे में कभी बुरा नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, ये मैं बोल देता हूँ, पागल हूँ मैं। ठीक है, देख चारुल तो है ना, बिल्कुल मार ही देगी कभी मुझे। इसका भाई है ना, ओम बिरला जी का राइट हैंड है, फिर भी मेरी डेयरिंग देखो, बोलता रहता हूँ मैं कुछ ना कुछ। ठीक है, वीडियो अलग बन रही है, वीडियो में कई सारी बातें काल्पनिक है, इनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। तो कृपया करके मेरे ऊपर कोई भी तरह का प्रतिरोध, अनुरोध व्यक्त ना करें, अभिव्यक्ति की आज़ादी का ध्यान रखें। चलो, इस तरीके के वेस्टफुल एक्सपेंडिचर पे कंट्रोल करें। वेस्टफुल एक्सपेंडिचर और भी हम बहुत करते हैं, सब्सिडीज़ हम बहुत सारी देते हैं। अभी सरकार ने एलपीजी सिलेंडर पे सब्सिडी ख़त्म करी, सही करा, लेकिन इसको थोड़ा रैशनलाइज किया जा सकता था, इन्होंने बिल्कुल ही ख़त्म कर दी। पहले एक बंदे ने सुझाव दिया था कि जो बंदा एलपीजी सिलेंडर का सब्सिडी उसका हटा दो जिस बंदे का इनकम टैक्स का रिटर्न 10 लाख से ज़्यादा है। जो भी लोग इनकम टैक्स का रिटर्न भरते हैं और 10 लाख से ज़्यादा है, तो आज जैसे एक गैस का सिलेंडर अगर 1000 रुपये का आता है, सरकार 400 रुपये सब्सिडी दे रही है मान लो, तो अगर वो बंदा साल भर में 6 सिलेंडर भी ख़रीदता है तो 400 × 6 2400 रुपये की सब्सिडी हुई ना। तो जो बंदा 10 लाख रुपए कमा रहा है उसके लिए 2400 रुपये कोई इतनी बड़ी बात है नहीं, तो उससे सब्सिडी छीन लो तुम। लेकिन सरकार ने सबसे ही ख़त्म कर दी, तो इससे क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों को फ़र्क नहीं पड़ा। आज मेरे घर पे अगर 10 सिलेंडर आते होंगे तो 10 ही आते, कोई ऐसा नहीं सब्सिडी खत्म होने की वजह से मैंने सिलेंडर लेना कम कर दिया ना, आपने किया होगा। लेकिन एक बहुत बड़ा तबका ऐसा होगा जिसको फ़र्क पड़ा होगा, वो वापस से कैरोसिन यूज़ करने लग गया होगा, वो वापस से वही लकड़ी जलाकर आग लगाकर खाना बनाने लग गया होगा। ऐसे लोग हैं, हम बहुत मुश्किल से उनको गैस कनेक्शन देकर
इस मुकाम पे लाए थे कि भाई अब आज़ादी के 75 साल हो गए हैं, अब तो कम से कम ये लकड़ी से, माचिस से आग लगाकर खाना बनाना बंद करो, क्योंकि इससे इन्वायरमेंट को भी नुकसान पहुंचता है। तो हम उनको लेकर आए थे बड़ी मुश्किल से गैस कनेक्शन देकर। जब वो आए और फिर वही 1000 रुपये का सिलेंडर हो गया, तो वो वापस से फिर ट्रैक से फिर वो निकल गए। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा रैशनलाइजेशन करना चाहिए था। बट गवर्नमेंट ने सब्सिडी ख़त्म इसीलिए करी थी क्योंकि बहुत सारे वेस्टफुल एक्सपेंडिचर हो रहे थे और उन्हें फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल में लाना था। तो एक इसने कहा एक्सपेंडिचर पे कंट्रोल करो। और आप इसमें क्या लिखोगे, देखो ये आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाके लिखनी पड़ेंगी चीज़ें। ये मैं आपको सिर्फ मेरा ज्ञान कितना है मेरे अंदर वो नहीं बताता हूँ मैं आपको ये लिखना पड़ेगा। किसी चैप्टर में से ऐसे क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल डायरेक्ट पेपर नहीं आएगा। 80 नंबर का डायरेक्ट आ भी जाएगा, ठीक है, अगर 100 का है तो, या 80 का है तो 60 का डायरेक्ट आ जाएगा। लेकिन 20 नंबर में तो वो आपकी थोड़ी बहुत करंट अफेयर चेक करेगा, ठीक है। तो इफ फिस्कल डेफिसिट इज more than 5%, government have to reduce the fiscal deficit. It may be noted that fiscal deficit arises when government receipt excluding borrowing is less than expenditure. So there may be shortfall in revenue receipt as well as capital receipt. Hence, fiscal deficit may arise even without revenue deficit. ये तो है ही, ये एग्री करते हो? बिना इसके भी ये आ सकता है। हमारा देश, हमारे यहाँ ये नहीं आता। हमारे यहाँ कभी रेवेन्यू डेफिसिट नहीं आता। हमारे यहाँ कौन सा आता है? क्योंकि रेवेन्यू डेफिसिट तो तभी आ जाएगा जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा होंगे। हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा नहीं होते, लेकिन रेवेन्यू और कैपिटल दोनों एक्सपेंडिचर को मिलाकर फिर हमारे एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाते हैं और हमारी रिसिप्ट कम हो जाती है। और फिर हमारे क्या उत्पन्न हो जाता है? फिस्कल। देखो कहाँ से भरेंगे फिस्कल डेफिसिट को? बोरोइंग फ्रॉम पब्लिक, चैरिटी बिगिंस एट होम, तो पहले घर से मांगेंगे। बोरोइंग फ्रॉम पब्लिक, फिर बोरोइंग फ्रॉम कमर्शियल बैंक, बोरोइंग फ्रॉम RBI और बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड। देखो कितना सीक्वेंस में जमाया मैंने। पहले घर से मांगो, फिर सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, फिर जाएंगे बाहर, वर्ल्ड बैंक और IMF। इस तरीके से हम मांग मांग के इसको पूरा करेंगे। इस पूरे पैराग्राफ को अगर मैं एक वर्ड में पिरो दूं, ये इम्प्लीकेशन पढ़ा रहा हूं मैं आपको, इस पूरे लंबे चौड़े पैराग्राफ को एक वर्ड में बोलूं तो फिस्कल डेफिसिट का इम्प्लीकेशन क्या है और इसका इम्प्लीकेशन याद रखोगे ना। ये इम्प्लीकेशन आते हैं एग्जाम में, क्या आएगा? फिस्कल डेफिसिट का इम्प्लीकेशन क्या है? इम्प्लीकेशन बोरोइंग। और ये पूरा ढंग से लिखना अगर 3 नंबर में आए तो। पहले लिखना फिस्कल डेफिसिट क्यों अराइज हुआ, एक्सपेंडिचर ज़्यादा थे, कितना होना चाहिए? GDP का 5%, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब अगर हो गया है तो उसको कहाँ से पूरा करेंगे? बोरोइंग से। फिर सोर्सेस लिखना, बोरोइंग कहाँ से करेंगे? पब्लिक से, कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक, RBI, अब्रॉड, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट से इन्फ्लेशन आता है देश में, बिल्कुल आता है। फिस्कल डेफिसिट से हमारा दूसरे कंट्री के ऊपर डिपेंडेंस बढ़ जाता है। आज हमारा फिस्कल डेफिसिट आता है तो हम वर्ल्ड बैंक से पैसे लेते हैं। अब ये वर्ल्ड बैंक हुआ, IMF हुआ, ये सब यूनाइटेड नेशंस में आते हैं। अब ये जितने भी यूनाइटेड नेशंस है इनके ऊपर हमारा डिपेंडेंस बढ़ता है। और किसी भी फॉरेन कंट्री पे डिपेंडेंस होना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि बाद में ये लोग क्या करते हैं? हमारे इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर करते हैं, ठीक है। जैसे पहले एक बार बात कही थी कि कश्मीर वाला कोई मुद्दा था, उसके ऊपर अमेरिका ने ये कहा था कि भैया मैं अगर बैठ जाऊँ और इंडिया और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मेरे साथ बैठ जाए तो मैं इतनी देर में ये पूरा मसला सॉल्व कर दूँ, ठीक है। तो इंडिया ने एक स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन किया था इसके ऊपर, और करना भी चाहिए था। क्या आप होते कौन हो? अमेरिका के खुद के कनाडा के साथ कोई बहुत अच्छे रिश्ते नहीं है, उनके बॉर्डर डिस्प्यूट बहुत सारे देशों के साथ है अमेरिका के। तो उनके जिन देशों के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट है, हम तो कभी नहीं कहते कि भाई हम आके वहाँ सॉल्व कर देंगे, आपका इंटरनल मैटर है। तो वो कौन होते हैं हमें बताने वाले? ये सब इनकी हिम्मत कहाँ से आती है? क्योंकि हमारा इन पर डिपेंडेंस है। और वो डिपेंडेंस कहाँ से आता है? हमारी बोरोइंग की वजह से। आज आप अपनी बात करें, अपन अपनी किसी से कर्जा लेते हैं तो कितना अपन उसके प्रति अपना बायस्ड हो जाता है अपना व्यू, और किसी से कर्जा लेते हैं तो दब जाते हैं थोड़ा सा, उसकी कोई बात भी होती है तो दरकिनार करते हैं। वो थोड़ा सा कर्जे में हमारा एक्सप्लॉयटेशन भी कर देता है, दुकान से कोई भी माल उठा के ले जाता है, ऐसा कुछ होता है। बेकार ही है कर्जा लेना, तो जो जैसा आपके और मेरे लिए ऐसा देश के लिए भी है। तो बोरोइंग तो कभी अच्छा हो ही नहीं सकता, कंट्रोल में रखो इसे। अब ये कंट्रोल के बाहर चला जाता है तो क्या इंप्लीकेशन आते हैं? एक तो दूसरे देशों से मांगना पड़ता है, फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व खत्म हो जाते हैं, इन्फ्लेशन बढ़ता है, और दूसरी कंट्री का हमारी कंट्री में इंटरफेरेंस बढ़ता है। क्या बढ़ता है? इसलिए कभी एक देश को दूसरे देश से तो बोरोइंग करनी नहीं चाहिए।
वर्ल्ड बैंक वगैरह से कर रहे हो तो ठीक है, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन किसी देश से तो लेना ही नहीं चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात को? अब यहां सामने देखो, लास्ट चीज पढ़ा रहा हूं। फिस्कल डेफिसिट से इकोनॉमी डेब्ट ट्रैप में फंस जाती है। किस में फंस जाती है? अभी 1 नंबर 2 नंबर में आता है डेब्ट ट्रैप। समझाओ। डेब्ट ट्रैप, डेब्ट मतलब कर्जा, ट्रैप मतलब जाल, कर्जे के जाल में फंसते हैं। कैसे फंसते हैं सुनो। हमारा डेफिसिट आया 100 करोड़ का। अब ये 100 करोड़ का डेफिसिट पूरा करने के लिए हम 100 करोड़ की बोरोइंग करेंगे। 100 करोड़ की बोरोइंग हमने कर ली। 100 करोड़ की बोरोइंग हमने करी वर्ल्ड बैंक से। वर्ल्ड बैंक ने कहा भाई साहब 100 करोड़ की बोरोइंग करिए, 10% ब्याज लेंगे। 100 करोड़ का 10% 10 करोड़, 10 करोड़ का ब्याज देना है। कमाल की बात सुनो, अब 10 करोड़ का ब्याज देने के लिए हमारी सारी रिसिप्ट ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुकी है। हमारे पास पैसे कहाँ हैं? तभी तो डेफिसिट आया था। हमने रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट सब यूज़ कर लिया। अब 10 करोड़ नहीं है हमारे जेब में, और ब्याज तो देना पड़ेगा। पैसे अभी नहीं चुकाने, ब्याज तो अभी चुकाना पड़ेगा। ब्याज चुकाने के लिए हम फिर बोरोइंग करेंगे। अब ये 10 करोड़ का ब्याज करने के लिए फिर हमने 10 करोड़ की क्या करी? बोरोइंग। अब जिससे 10 करोड़ लिए थे वो फिर 10% ब्याज 1 करोड़ लेगा, वो भी नहीं है हमारे पास, क्योंकि रिसिप्ट सारी एग्जॉस्ट हो चुकी है। फिर 1 करोड़ का ब्याज भरने के लिए 1 करोड़ की ये दलदल, ब्याज का दलदल, फंसते चले जाएंगे हम इसमें। डेब्ट ट्रैप है, निकलोगे कैसे इसमें से? पॉसिबल ही नहीं है। निकलने का एक ही तरीका है, जब 10 करोड़ की ज़रूरत थी तो उसके अंदर ब्याज जोड़ के 11 करोड़ लो पहले ही। यही करोगे। 10 की ज़रूरत है तो ले कितने, ताकि 11 में से पहले 1 का ब्याज चुका दे और 10 करोड़ रुपए से हमारा फिस्कल डेफिसिट पूरा करें। यही करती होगी गवर्नमेंट। और ये नहीं करती होगी तो किस में फंस जाती होगी? तो कोई अगर आपसे पूछे सरकार कितनी बोरोइंग करती है, प्रिंसिपल अमाउंट की कि इंटरेस्ट की भी करती है, तो आप बोलोगे दोनों की। हम पहली बार में बोरोइंग कितनी करते हैं? प्रिंसिपल प्लस। अगर हम प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट की बोरोइंग नहीं करेंगे, सिर्फ प्रिंसिपल की करेंगे, तो हम किस में फंस जाएंगे? ठीक है। वो हमारे अंदर कहते हैं कि भाई ब्याज इसलिए हमारे अंदर मना करा है कि बस ये ब्याज एक ऐसा दलदल है जिसमें कोई घुस जाता है तो फिर निकलना मुश्किल हो जाता है। ये सेम चीज़ है कि एक बार ले लिया, चुकाने के पैसे नहीं है, ब्याज तो देना ही पड़ेगा, फिर वो ब्याज देने के लिए फिर लोन लोगे। कई सारे लोगों को देखा होगा तुमने, एक बार इसमें फंस जाता है तो बुरा ही फंस जाता है। ठीक है। तो डेब्ट ट्रैप के जंजाल से बचने का तरीका है फिस्कल डेफिसिट को जितना हो सके कम रखो, जितना हो सके कम रखो। अगर आरबीआई ने कहा है जीडीपी का 5%, तो उतना भी मत रखो। जीडीपी का 5% बहुत ज़्यादा होता है भाई। कितना है हमारा जीडीपी? $3 ट्रिलियन है हमारा जीडीपी अभी। $3 ट्रिलियन, ट्रिलियन में आती है 9 ज़ीरो। ठीक है। 3 ट्रिलियन 9 ज़ीरो मतलब कितने हुए? 300 करोड़ डॉलर। $1 मतलब 75 रुपये। 75 इंटू 3 225, 22,500 करोड़। 22,500 करोड़ का 5%, 22,500 का 10% कितना होता है? 2250। उसका 5% 1225, 1125 करोड़। कोई छोटा मोटा अमाउंट है क्या? तो 5% भी मत होने दो। कोई 5% भी छोटा थोड़ी आएगा। किसका 5% ले रहे हो? ये तो देखो, जीडीपी का 5% ले रहे हो। तो इसीलिए जितना हो सके फिस्कल डेफिसिट को किस में रखो बच्चों? कंट्रोल में रखो, नहीं तो किस में फंस जाएंगे? डेब्ट ट्रैप में। पढ़ो तो जरा। डेब्ट ट्रैप। As we know that to finance fiscal deficit, government has to borrow money, and these borrowing are also to be repaid along with interest. Now, for paying these interest, government has to borrow money again because government receipts are already exhausted. Hence, this borrowing again and again leads to a vicious cycle, and it is called debt trap. लोन चुकाने के लिए बोरोइंग करेंगे, बोरोइंग का इंटरेस्ट चुकाने के लिए फिर बोरोइंग करेंगे क्योंकि रिसिप्ट ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुकी है। फिर वो इंटरेस्ट का इंटरेस्ट चुकाने के लिए फिर बोरोइंग करेंगे। सो बोरोइंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। ये जो बार बार बोरोइंग करते हैं, इसकी एक विशेष साइकिल बन जाती है और इसे बोलते हैं डेब्ट ट्रैप। क्या बोलते हैं बच्चों? और कोई भी इकोनॉमी इस डेब्ट ट्रैप में फंसना पसंद नहीं करती। अब इत पूरे का मोरल ऑफ द स्टोरी समझाऊं तो 2 बात। फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल में रखो, और वो कंट्रोल में कैसे आएगा? वेस्टफुल एक्सपेंडिचर को कम करो।
आपसे थोड़ा सा डिस्कस करूंगा क्या क्या वेस्टफुल एक्सपेंडिचर लगते हैं आपको। एक मैंने सब्सिडी बताया, वेस्टफुल इन द सेंस जिसे कंट्रोल किया जा सकता है, और जैसे मैंने कल जिस इमारत की बात करी थी वो वेस्टफुल ही था हमारे हिसाब से, लेकिन बस लिख नहीं सकते, ठीक है। और ऐसी कई सारी इमारतें और बनने की अभी प्रपोजल है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कहा है हम महाराणा शिवाजी महाराज की भी बनाएंगे, स्टैचू ऑफ लिबर्टी से भी ऊंची, मतलब जो इन्होंने बनाई है स्टैचू ऑफ यूनिटी, इन्होंने सरदार पटेल की बनाई है, हम शिवाजी महाराज की बनाएंगे उससे भी ऊंची, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में कहा कि फिर हम इससे भी एक और बड़ी बनाएंगे। अभी प्रपोजल है सारे। हाँ, पेंशन, बिल्कुल पेंशन, मैं ये सुनना चाहता था। पेंशन पे भी सरकार बहुत खर्च करती है। अच्छा, सबसे बड़ी पेंशन पे याद है, चलो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को तो छोड़ो, एमपीज़ और एमएलए की पेंशन पे गवर्नमेंट कितना खर्च करती है। अभी जो सपोज करो मैं यहाँ से कोटा से एमपी हूँ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ। अब भैया मेरे को मेरी पार्टी ने कहा कि आप तो एमएलए का चुनाव लड़ो अब कोटा से, या मान लो मैं एमएलए हूँ और बोला अब एमपी का लड़ो, तो मैंने एमएलए वाला पद रिज़ाइन कर दिया, तो अब राजस्थान में मैं एमएलए में आ गया, लेकिन अब मैंने रिज़ाइन कर दिया और अब मैं एमपी बन गया, तो मैं दिल्ली चला गया, लोकसभा चला गया, फिर मैं वहाँ से भी 5 साल बाद रिटायर हो गया। तो लोकसभा से रिटायर होने के बाद मुझे लोकसभा की पेंशन भी मिलेगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, और क्योंकि मैं कभी एमएलए भी रह चुका था तो राजस्थान गवर्नमेंट मुझे एमएलए वाला पेंशन भी देगी, और मुझे दोनों तरफ से पेंशन आएगी। जबकि मैंने सिर्फ 5 साल सर्विस दी है, उसमें भी मैंने 2 साल इधर और 3 साल उधर दिए। इतने घटिया रूल इनके, इतने घटिया रूल। सबसे पहले इनमें चेंजेस आना चाहिए, और इनमें तो जिंदगी में कभी चेंज नहीं आ सकता, क्योंकि ये बनाने वाले ये लोग हैं। ये लोग कभी सोच ही नहीं सकते कि पार्लियामेंट में बैठकर ऐसा कोई लॉ लाएंगे जिसपे इन चीज़ों पे कंट्रोल रखे कि अब से हम लोग सैलरी नहीं लेंगे, ऐसा लॉ लाएंगे हम। ये कभी हो ही नहीं सकता, ये ना हुआ है ना होगा। कोई सी भी गवर्नमेंट को पावर में लिया हो, ये तो नहीं होगा। तो ये सबसे बड़ा वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है, पेंशन। प्लस इन लोगों को अलावेंस मिलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को। एक बंदे ने आरटीआई फाइल करी, उसमें इन्होंने कहा आप 1000 रुपये अलावेंस देते थे, फ़ोन अलावेंस पर मंथ, तो 12,000 रुपये फ़ोन अलावेंस मिलता है इनको। किसको? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। उस बंदे ने कहा 399 का जियो का रिचार्ज आता है, अनलिमिटेड कॉलिंग आती है, सबको पता है ये तो, है ना, आता है नहीं आता, जीबी वीबी सब फ्री आता है उसमें। 1000 रुपये में कौन सी एसटेस करा रहे हैं, कौन सा फ़ोन कर रहे हैं, इंटरनेशनल कॉल करते हैं ये लोग। 1000 रुपये कौन सा अलावेंस है, जब मैक्सिमम पे ही इतना है तो यहाँ करो ना उसको, ठीक है। तो वो आरटीआई का जवाब ही नहीं आया कुछ, वो पड़ी हुई ऐसे, ठीक है। और कौन से वेस्टफुल एक्सपेंडिचर्स है जिस पे कंट्रोल करना चाहिए फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए? सरकार मैंने कहा बोला समझदार नहीं है, वीडियो चल रहा है, मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा। इसने जो एक बात बोली अभी कि सरकार भी इतनी समझदार है, वहाँ पे पढ़े लिखे लोग बैठे होंगे, वो उन लोगों की सुनेगा कौन, ठीक है। तुम लोगों को एक चीज़ बोली मैंने स्टार्टिंग में, तुमने शायद नोटिस नहीं करी। सरकार जो लोग चलाते हैं उन्हें इलेक्शंस की ज़्यादा चिंता होती है। जो लोग वहाँ बैठे हैं ना आरबीआई वगैरह में, उन्हें इलेक्शन से मतलब नहीं है, उनकी जॉब सिक्योरिटी फुल है। तो वो जो भी डिसीजन लेंगे ना अनबायस्ड लेंगे, बिल्कुल कंट्री के हित में। नेताओं से आप इतना ईमानदारी एक्सपेक्टेशन कर ही नहीं सकते, क्योंकि उन्हें दोनों चीज़ों में बैलेंस बनाना है। शायद वो अपनी जगह पे सही भी हो, क्योंकि उन्हें एट द सेम टाइम इकोनॉमी के बारे में सोचने से ज़्यादा चुनाव के भी बारे में सोचना होता है कि अभी अगली बार चुनाव है तो मैं कौन सी ऐसी चीज़ बोलूँ जिससे तुम खुश हो जाओगे। अभी तुम मेरा वोट बैंक हो, तुम लोग मुझे वोट देने वाले हो, ठीक है, तो मैं कौन सी ऐसी चीज़ करूँ जो तुम्हें फ़ायदा पहुँचाएगी। अब वो इकोनॉमी के लिए भले लेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी मेरे लिए वो मोर इंपॉर्टेंट बन गई। इस वजह से भी फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाता है कि हम कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर्स करते हैं जो नीड ऑफ द आवर नहीं होता, बट हम उसे नीड ऑफ द आवर मानते हैं कि नहीं हम तो अभी इसको करेंगे क्योंकि अभी रिसेंट में चुनाव आने वाले हैं, ठीक है। ऐसे कुछ स्टेटों के अंदर फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री बिजली, इस तरह की स्कीमें होती है। ये भी गलत है अगर उनका बजट अलाउ नहीं कर रहा तो। अब दिल्ली में जब ये करा तो उसने कहा भाई मेरा बजट तो सरप्लस है, और वाकई में उसका बजट सरप्लस था दिल्ली का, तो उनके लिए तो अलाउड है। सेम चीज़ राजस्थान ने भी करी अभी
यहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी में 750 रुपये की सब्सिडी आती है। अभी आपका बिजली का बिल देखा करो, उसमें थोड़ा 50 यूनिट माफ़ होती है, फिर 50 यूनिट पे कम होती है, फिर अगली 50 पे और इस तरीके से आता है। तो मेरे हिसाब से मेरी कैलकुलेशन 750 रुपये की सब्सिडी अभी राजस्थान गवर्नमेंट भी दे रही है आपको, लेकिन मेरे हिसाब से बेकार है। राजस्थान को ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा तो बजट तुमने देखा, अभी हम 5 स्टेट में आ रहे हैं जिनका बजट सरप्लस नहीं है, डेफिसिट है, और हमारी बोरोइंग तो वैसे ही बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो अभी ये नीड ऑफ द आवर नहीं है, लेकिन अभी शायद हो सकता है, क्योंकि इलेक्शंस है यहाँ पे भी अगले साल, तो उसलिए वोटर्स को लुभाने के लिए ये चीज़ लाई गई है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है। ठीक है मेरे बच्चों, फिस्कल डेफिसिट तक कंप्लीट हुआ। कल एक लास्ट टॉपिक लेंगे इसका, और परसों हम इस साल का बजट डिस्कस करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।